हेलो दोस्तों, मैं हूं लोकेश देवांगन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल देव एकेडमी। दोस्तों, आज हम यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है और हम कैसे किसी दो सेट के बीच में रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। साथ ही इसमें इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, उसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं, उस पर भी हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले क्रमित युग्म समझना होगा। क्रमित युग्म क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर का सिंपल सा डेफिनेशन है और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका कि किन्हीं भी दो वस्तुओं का ऐसा युग्म जिसमें उन वस्तुओं को किसी निश्चित नियम के अनुसार रखा गया हो या लिया गया हो, इसको क्रमित युग्म कहते हैं या ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में कोई निर्देशांक है, हमारे पास दो एक्सिस हैं एक्स और वाई। जब यहाँ पे 1 2 3 लेते हैं, ये 1 2 3, ये 1 2 3 1 2 3। जैसे इस वाले पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट क्या हो गया जाएगा, एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 1। ये जो पॉइंट है, हमने 3 1 लिया, एक निश्चित नियम के अनुसार लिया, और हम ये भी जानते हैं कि अगर इसको इंटरचेंज कर दिया जाए तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 3 लेते हैं तो 1 3 क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 3, एक्स एक्सिस में 1, वाई एक्सिस में 3। तो हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, मतलब उनका जो वैल्यू है, उनका जो प्लेस है वो फिक्स रहेगा। 1 को 3 पे प्लेस नहीं कर सकते और 3 को 1 पे प्लेस नहीं कर सकते, उनका अलग स्थान है। तो इसी को बोला गया है, ये जो इस प्रकार का पेयर बनेगा उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, क्योंकि ये एक निश्चित नियम के अनुसार रखा गया है। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं प्रथम घटक, फर्स्ट कंपोनेंट, और जो सेकंड एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पे 3 है तो वो सेकंड कंपोनेंट, द्वितीय निर्देशांक या द्वितीय घटक कहते हैं उसको। ठीक है। अब क्रमित युग्म से रिलेटेड एक एग्जांपल है। दो क्रमित युग्म तभी इक्वल होते हैं जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। मतलब अगर ए बी सी डी को इक्वल करना है तो हमें ए इक्वल टू सी और b इक्वल टू डी लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा अगर इन ये दोनों को बराबर बोला गया है। यदि क्रमित युग्म x प्लस वाई 1 और 3 x माइनस वाई बराबर हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। जब दोनों को बराबर ले लिए यहाँ पे, तब क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल हो गया 3 के और x माइनस वाई इक्वल हो गया 1 के। तो इससे क्या किए, x माइनस वाई इक्वल टू 1। जब दोनों को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो x माइनस वाई इक्वल टू 1 लिए हैं और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 3, जब दोनों को जोड़ते हैं तो 2x मिलेगा, y तो कट जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू मिल गया 2। और दोनों को अगर घटाते तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस मिलेगा। तो घटाने के बाद में x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y, और 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 1। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको आपने 11th में पढ़ चुका है। ये हो गया क्रमित युग्म। इस प्रकार के युग्म को, इस प्रकार के पेयर को, जिसमें एक प्रथम घटक होता है, ये द्वितीय घटक होता है, इस प्रकार के युग्म को हम लोग कहते हैं क्रमित युग्म, जिसमें क्रम की महत्ता होती है। देखिए, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन क्या होता है, बस उनका मल्टीप्लीकेशन, जो सेट हम लोग लिए हैं उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना, जितना पेयर मैक्सिमम बन सकता है उसी को बोलते हैं क्रमित युग्म। इसमें भी a क्रॉस बी क्रॉस के इक्वल होना जरूरी नहीं है। अब देखो, ए में हमारे पास में है 1 2 3, बी में है 4 5 6, तो इसका जो क्रमित युग्म होगा ए क्रॉस बी कहते हैं इसको, जो कि एक ऑर्डर पेयर का सेट होगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सिंबॉलिकली ये तो लिखा हुआ है, पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। जितने मैक्सिमम इसके एलिमेंट बन सकते हैं, जितने मैक्सिमम हमारे पास पेयर बन सकते हैं, उसी को उस पर क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, 1 का पेयर इन तीनों के साथ बन सकता है। हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है सेट ए का एलिमेंट और इस जगह पे लेना सेकंड कंपोनेंट में सेट बी का एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा सेट ए का कंपोनेंट। ठीक है, सेट ए का एलिमेंट आ जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट में, ए क्रॉस बी ले रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पे 1 का पेयर बन सकता है 4 से 5 से 6 से, तो 1 4 1 5 1 6। फिर 2 का पेयर बन सकता है 4 5 6 से, 2 4 2 5 2 6। फिर 3 का पेयर बन सकता है 4 5 6 से, 3 4 3 5 3 6। जस्ट इसको उल्टा कर दिया जाए, बी क्रॉस ए, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सेट बी का एलिमेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट 4, 4 का पेयर तीनों के साथ में, ठीक है, 1 2 3। फिर 5 का पेयर तीनों के साथ में, 5 1 5 2 5 3। फिर 6 का पेयर तीनों के साथ में, तो 5 6 1 6 2 6 3। ये सिंपल सा इसका भी डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जिसमें भी इनके जो एलिमेंट्स हैं उसके जो ऑर्डर है, उनका ऑर्डर का महत्व है। लेकिन अगर हम इसको इंटरचेंज करना चाहें, जैसे कि 4 2 को पहले लिख दिया जाए और 4 1 को बाद में लिख दिया जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर में हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। लेकिन सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे
उसको इंटरचेंज किया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों इक्वल ही हैं। देखिए आगे, तो कुछ एग्जांपल है कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड। यदि a इज इक्वल टू 1 2 और b इज इक्वल टू 2 3 है तो a क्रॉस b ज्ञात कीजिए। तो a इज इक्वल टू 1 2 है और b इज इक्वल टू 2 3, तो 1 का पेयर 2 3 के साथ में तो 1 2 1 3, और 2 का पेयर 2 3 के साथ में 2 2 2 3। ठीक है, इसमें कोई रिपीट हुआ है क्या? कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, a अगर 1 है और b इज इक्वल टू 1 2 3 है तो डायरेक्ट 1 का पेयर तीनों के साथ बन जाएगा 1 1 1 2 1 3, सिंपल सा है। इसी प्रकार से आप इनका पेयर बना सकते हो। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया गया उसको देख लेते हैं। ए क्रॉस बी, ये तो ए क्रॉस बी आप आसानी से निकाल सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। सभी का पेयर इनके साथ में बन जाएगा, मतलब 4 का पेयर 4 के साथ बनता है, 16 एलिमेंट इसमें मिल जाएंगे हमें। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 एलिमेंट मिल जाएंगे। वैसे बी क्रॉस ए बना लेना, 3 का पेयर चारों के साथ में, 4 का पेयर चारों के साथ में, 5 का पेयर चारों के साथ में और 6 का पेयर चारों के साथ में, इस प्रकार से हमें मिल जाएंगे। अब इसमें बोला गया है कि उसी का हमें यूनियन करना है। जब यूनियन करने की बात आती है मतलब सेम एलिमेंट को डबल रिपीट नहीं करना है, लेकिन पूरे एलिमेंट लेने हैं ए और बी या दोनों सेट के। तो सेट ए क्रॉस बी और सेट बी क्रॉस ए। सेट ए क्रॉस बी में सबसे पहले ले लेते हैं ए क्रॉस बी का 1 3 3 1 1 3 ले लिए, 1 4 ले लिए, 1 5 1 6 जितने भी हैं। उसके बाद में देखना है कि कोई कॉमन एलिमेंट तो नहीं है, तो देखो 1 3 का उल्टा है 3 1, तो उसको लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। फिर यहाँ 3 2 लिए, इसमें 3 2 है क्या चेक कर लो, तो 3 2 इसमें नहीं है, 3 3 है, 3 4 है, 3 5 3 6 है, तो 3 2 भी ले सकते हैं। देखिए 3 2 लिया गया है। उसके बाद में 3 3 कहीं पे है क्या, इसमें देख लो, तो 3 3 है, 3 3 को एक ही बार लेना है, डबल रिपीट नहीं करना है। ठीक है, फिर 3 4 आ जाएगा, 4 1 आ जाएगा, 3 4 के बाद 4 1 आ जाएगा। फिर तो जो कॉमन एलिमेंट है बस उसको हटा देते हैं, बाकी सबको तो वैसे ही रखना है। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, 3 3 हो सकते हैं दोनों में कॉमन कॉमन एलिमेंट, और 4 4 हो सकते हैं। ठीक है, 3 3 और 4 4 हो सकते हैं, और इसके थ्रू इससे 3 4 बन जाएगा और 4 3 बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने होने चाहिए थे, टोटल 32 एलिमेंट होने चाहिए थे, लेकिन 4 कॉमन है इसलिए उसमें 28 एलिमेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है, 28 एलिमेंट हो जाएंगे इसमें। सबको लेना है, बस कॉमन एलिमेंट को डबल रिपीट नहीं करना है, उसको ध्यान रखना। अब कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, जैसे मैंने देखा 3 3 है, अब वो पता कैसे चला कि कॉमन एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें 3 है इसमें 3 है, और जस्ट रिवर्स करेंगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे इसका सेकंड एलिमेंट लेंगे तभी 3 3 आएगा, ये कॉमन एलिमेंट हो जाएगा। अब इसमें 3 है इसमें 4 है, और इसमें 4 है इसमें 3 है, ठीक है, इससे भी हम बन जाएगा पेयर। ठीक है, इसीलिए तो 3 3 और 4 4 3 4 4 3, ये चारों क्या हो जाएंगे, इसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि वो सब कॉमन एलिमेंट है उसके। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध को डिफाइन किया गया है। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है कि हम किसी भी दो सेट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। वही रिलेशन है जो हम लोग जैसे हम बता सकते हैं राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, इस प्रकार से बोल सकते हैं श्याम ऑल्सो ब्रदर ऑफ राम। ठीक है, ठीक वैसे रिलेशन है जैसे कि रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। वैसे ही यहाँ पे हम जो रिलेशन, जैसे कैपिटल का एक रिलेशन हो गया दिल्ली और इंडिया के बीच में, रायपुर और छत्तीसगढ़ के बीच में रिलेशन हो गया कैपिटल का, राम और श्याम के बीच में हो गया भाई का। इस प्रकार से रिलेशन इसमें भी डिफाइन करते हैं, लेकिन रिलेशन डिफाइन करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। तो दोनों जो हम सेट लेंगे वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए पहले तो। और जब ए से बी में हम जब रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें एक पेयर मिलता है एक्स और वाई का, जहाँ पे एक्स ए का एलिमेंट होता है, वाई बी का एलिमेंट होता है, जो कि किसी कथन की पुष्टि करता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट ए है, ठीक है, सेट ए है 1 2 3 4 जैसे पहले लिए थे, और फिर सेट बी है 2 4 6 8। अब हम अगर बोल दिए कि रिलेशन हमारे पास में इस प्रकार का पेयर मिलेगा, रिलेशन इस प्रकार मिलेगा जो कि उस टाइप का ऑर्डर पेयर होगा जिसमें x ग्रेटर देन y रहेंगे। ठीक है, x ग्रेटर देन y, तो x ग्रेटर देन y जहां पे x बिलोंग करेगा a में और y बिलोंग करेगा b में। अब इससे रिलेशन ढूंढते हैं। देखिए x किसका एलिमेंट है, a का, और y किसका एलिमेंट है, b का,
तो फर्स्ट में x का एलिमेंट, अब इसमें देखना है कि x ग्रेटर देन y कौन कौन सा मिल रहा है। तो 1 से ग्रेटर देन कौन कौन सा है, तो 1 से ग्रेटर देन 2 नहीं है, क्योंकि 1 जो है छोटा है, 2 बड़ा है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, 2 ग्रेटर देन 2 होगा क्या, ये भी नहीं हो सकता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तब हो सकता था। 3 ग्रेटर देन 2, तो 3 ग्रेटर देन 2 जो है एक पेयर बन जाएगा 3 और 2 का। आगे देखते हैं, 3 ग्रेटर देन 4 हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता। 3 ग्रेटर देन 6 हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता। 3 ग्रेटर देन 8 हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं आगे, क्या 4 ग्रेटर देन 2 हो सकता है, ये हो सकता है। 4 ग्रेटर देन 2, ये हो जाएगा, पेयर बन जाएगा, और बाकी किसी का नहीं बनेगा, क्योंकि 4 ग्रेटर देन 4 नहीं होता है, 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होता है, इस प्रकार से। फिर आगे तो कोई बनेगा ही नहीं, 4 ग्रेटर देन 6 होता ही नहीं है, 4 ग्रेटर देन 8 भी नहीं होता है। ठीक है, ये सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो इसका जो रिलेशन बना इन दोनों के बीच में, तो वो रिलेशन की कथन क्या है, कथन ये है कि बोला गया है x बड़ा होना चाहिए y से, और ऐसा पेयर बनाओ जिसमें x बड़ा होना चाहिए y से। वही पेयर हमने बनाया जिसमें फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है सेकंड एलिमेंट से। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि रिलेशन कैसे बनाना, इसी को बोलते हैं रिलेशन। अब ये जो रिलेशन है वो सबसेट हो जाएगा a क्रॉस b का, इसलिए हमेशा डिफाइन जब करते हैं इसको तो बोला जाता है कि r इज अ रिलेशन, r इज अ सबसेट ऑफ, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b का जो सबसेट होता है वही रिलेशन कहलाता है, किसी कथन की पुष्टि करता है वो, तब वो रिलेशन कहलाता है। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। अब इसका डोमेन, कोडोमेन या रेंज, इसको देख लेते हैं। तो संबंध का डोमेन या रेंज या परास किसको बोलते हैं, तो डोमेन या प्रांत, उसके लिए हमें रिलेशन पहले डिफाइन करना होगा। जैसे मैंने रिलेशन डिफाइन किया था r, जिसमें x y होगा, x रिलेटेड टू y होना चाहिए, जो भी कंडीशन दिया रहेगा, जहाँ पे x बिलोंग करेगा a में और y, यहाँ पे y बिलोंग करेगा b में। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है, ये हमेशा सबसेट होता है a क्रॉस b का। अब जब हम रिलेशन बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया था अभी, ए आर लिया था जिसमें मैंने लिया था 3 2 और 4 2। तो रिलेशन बनने के बाद में ए में बहुत सारे एलिमेंट थे 1 2 3 4, बी में भी बहुत सारे एलिमेंट थे 1 2 4 6 8। लेकिन इन सभी चीजों को हम फंक्शन में देखेंगे कि ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट थे। हमें सिर्फ ये देखना है कि आर के जो रिलेशन बन रहा है, जैसे दो रिलेशन बना है, तो इन रिलेशन में एक रिलेशन बना है जिसमें दो एलिमेंट है, तो इस रिलेशन में जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट है, वो उसका डोमेन होता है। ठीक है, डोमेन होता है आर का। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 3 और 4 है, और जो रेंज होता है, रेंज आर का जो होता है वो सेकंड कंपोनेंट होता है, जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 है। इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो इसीलिए डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा जब हम लोग रिलेशन बनाएंगे, तो और एक्स बिलोंग करता है ए से और वाई बिलोंग करता है बी से, तो रिलेशन जो बनता है सिर्फ उससे हमें एलिमेंट लेना है, वही उसका डोमेन कहलाएगा। और जो सेकंड कंपोनेंट होगा, जितने भी रिलेशन बने, जैसे यहाँ पे रिलेशन दो ही बना हुआ है, इसमें जो सेकंड कंपोनेंट है वो एक ही एलिमेंट है 2 2 है, तो हम स्टेट में कभी भी उसको दो बार रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा उसके रेंज में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आपको मेन ये सब कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स वाई सच दैट एक्स रिलेटेड टू वाई, जबकि एक्स बिलोंग करता है ए में और वाई बिलोंग करता है बी में। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग चीजें लिखी हुई है, एक एक्स रिलेटेड टू वाई और एक एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दोनों का मतलब सेम ही होता है। यहाँ पे बताया गया कि एक्स वाई जो है रिलेटेड है एक दूसरे से किसी रिलेशन से, और यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया कि एक्स रिलेटेड टू वाई। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट लेना है एक्स लेना है, इसमें सेकंड कंपोनेंट लेना है वाई लेना है। ठीक है, देखिए आगे इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन ज्यादा कुछ नहीं है, आपको इसमें बस इतना देखना है कि हमारे पास जो रिलेशन बना हुआ था, जैसे आर में हमने देखा कि 3 2 और 4 2 एक रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन हो जाएगा 2 3 एंड 2 4। ये सारी चीजें आप 11th में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ इसको, इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक सेट ए है हमारे पास में 1 2 3 उन दोनों का, एक सेट बी है जिसमें ए बी सी है, इनमें रिलेशन डिफाइन करके दे दिया है उसने कि 1 ए 1 बी 3 बी 3 सी ये है, तो इसका इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, तो इनवर्स रिलेशन होगा बस उसको उल्टा कर देंगे, 1 ए का ए 1 हो जाएगा, 1 बी का बी 1 हो जाएगा, 3 बी का बी 3 हो जाएगा, 3 सी का सी 3 हो जाएगा, ये इसका इनवर्स होता है।
एक और इसमें डिफाइन किया गया है कि यदि संबंध R जो है वो क्या डिफाइन किया गया, R जो है का वर्ग है, व्यक्त करता है, तो वर्गमूल से तात्पर्य होता है। जैसे R हमारे पास में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, उसी को बोला गया 1 का वर्ग है 1, 2 का वर्ग है 4, 3 का वर्ग है 9, 4 का वर्ग है 16, इस प्रकार से। और जस्ट इसको R इनवर्स निकालने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, तो 1 1 4 2 2 4 का 4 2, 3 9 का 9 3, 4 16 का 16 4, ये आपका इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना इनवर्स रिलेशन क्या होगा, वाई एक्स सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। जितने भी एलिमेंट आर में होंगे जस्ट उसको उल्टा करने पर उसका इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे डोमेन रेंज हम लोग निकाले थे रिलेशन में, वैसे ही इनवर्स रिलेशन में भी आपको जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा इनवर्स रिलेशन निकालने के बाद में वो उसका डोमेन होगा और जो सेकंड कंपोनेंट होगा उसका रेंज होगा। बाइनरी रिलेशन, तो बाइनरी रिलेशन किसको बोलेंगे, हम क्या करते हैं अभी तक दो सेट ले रहे थे, एक सेट ए एक सेट बी। जब बाइनरी रिलेशन की बात आती है हम केवल एक ही सेट लेते हैं और उसी सेट के अंदर ही रिलेशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास में 1 1 है, 1 है 2 है और 3 है। अब हम रिलेशन डिफाइन करेंगे ए से ए में ही, और वो रिलेशन जो रहेगा हमारे पास, जैसे मैंने लिया था x लेस देन y, तो अगर हम उसी को ले लेते हैं x y का पेयर बनेगा रिलेशन में, और x लेस देन y ले लेते हैं, x लेस देन y और x y दोनों बिलोंग करेंगे a में, क्योंकि हमें एक ही सेट का एलिमेंट लेना है। या फिर इसको एक और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इसको x लेस देन और इक्वल टू y ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, हमें a को a से ही रिलेट करने हैं, तो इसी के एलिमेंट को इसी से रिलेट करने हैं। हमें चेक करना है क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1 1 का पेयर। अब 1 को चेक करना है क्या 2 से रिलेट करता है क्या, 1 लेस देन और इक्वल टू 2 हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है, तो 1 और 2 का पेयर बन गया। अब हमें चेक करना है 1 का 3 से रिलेशन, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 3 हो सकता है क्या, तो 1 3 हो सकता है। इसी प्रकार 2 में आते हैं, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 2 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, तो 2 2 का पेयर बन गया। 2 3 का पेयर बन जाएगा क्योंकि 2 3 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा। वैसे ही 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1 तो नहीं हो सकता, 3 लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन हो सकता है, लेकिन और 3 लेस देन और इक्वल टू 2 भी नहीं हो सकता, 3 लेस देन और इक्वल टू 3 ही होगा, इसलिए यहाँ पे 3 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, ये यहाँ का रिलेशन आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बाइनरी रिलेशन, जिसमें जो रिलेशन होता है वो ए का ही एलिमेंट होता है, ए के ही एलिमेंट से हम जो क्रमित युग्म बनाते हैं उसमें जो कथन जो भी दिया रहेगा उससे बन के हमारा एक जो है बाइनरी रिलेशन बनता है, और इसी के थ्रू हम लोग एक तुल्यता संबंध इक्विवेलेंट रिलेशन जो है डिफाइन करेंगे आगे। देखिए, तो तुल्यता संबंध क्या होता है, इसमें जो है हम तीन चीजों की बात करते हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक। जो भी रिलेशन हमारे पास में है आर, किसी समुच्चय ए में एक संबंध है, ठीक है, आर को बोला गया किसी समुच्चय ए में एक संबंध है, तो संबंध आर को तुल्यता संबंध कहते हैं यदि आर स्वतुल्य हो, आर सम्मित हो और आर संक्रमक हो। इन तीनों रिलेशन को मिला करके एक रिलेशन बनाते हैं जो जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन, तुल्यता संबंध। अब स्वतुल्य संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट ए में होंगे उसके सारे के सारे एलिमेंट का पेयर खुद से बनना चाहिए। जैसे हमने देखा था इसमें 1 का पेयर 1 के साथ बना, 2 का पेयर 2 के साथ बना और 3 का पेयर 3 के साथ बना, तो ये जो रिलेशन है इसी को बोलेंगे हम लोग स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो यहाँ पे इसी को बोलेंगे स्वतुल्य संबंध, जिसमें बोला गया है कि x इज रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ए के जितने भी एलिमेंट होंगे, यहाँ पे फॉर ऑल लिख दिया गया है, जितने भी एलिमेंट होंगे ए में उस हर एक एलिमेंट का रिलेशन खुद से होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। जैसे हमने देखा यहाँ पे ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, और इसके पहले जो हमने देखा था 2 3 2 4 या फिर 3 2 4 2, इसमें क्या सेल्फ रिलेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है एक भी एलिमेंट का, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सेकंड देखिए, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, अर्थात x रिलेटेड टू y इंप्लाइज दैट y इज रिलेटेड टू x। अगर हमारे पास कोई ऐसा पेयर मिल जाए जिसमें 1 2 हो, तो उसी सेट के अंदर उस रिलेशन के अंदर 2 1 होगा, तभी हम लोग बोलेंगे जितने भी एलिमेंट है उसके लिए अगर 2 1 होगा, 1 2 का 2 1 हो जाए, 3 1 का 1 3 हो जाए, 2 4 का 4 2 हो जाए, हर एक का अगर x रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड टू x होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो सम्मित संबंध है करके। जैसे यहाँ पे देखो
वन वन का उल्टा क्या हो जाएगा, वन वन ही होगा, उल्टा करने पर ये तो मिल गया। अब वन टू का देखो, क्या टू वन एग्जिस्ट कर रहा है क्या इसमें, तो टू वन कहीं पे है क्या, कहीं पे भी नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वतुल्य है किंतु सममित नहीं है। संक्रमक देख लेते हैं। संक्रमक का मतलब ये होता है कि अगर x रिलेटेड टू y है, y रिलेटेड टू z है, इसमें तीन एलिमेंट लेना है, इसमें x रिलेटेड टू y है, y रिलेटेड टू z है, तो x रिलेटेड टू z होना चाहिए। अब इसी में देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास किसी रिलेशन में r, हमारे पास कोई रिलेशन है 1 2 2 1 2 2 एंड 1 1, ठीक है, तो 1 2 अगर है, 1 इज रिलेटेड टू 2 है, और यहाँ पे देखो 2 इज रिलेटेड टू 1 है, ये इंप्लाई करेगा कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट देखना है। फिर 1 इज रिलेटेड टू 1, तो इसमें है क्या, तो 1 इज रिलेटेड टू 1 है इसमें, ये भी हो गया। सबको ऐसे ही आपको चेक करना है, जैसे यहाँ पे इसको ले लिया और इसको ले लिए, तो 1 इज रिलेटेड टू 2, फिर इसे 2 से स्टार्ट करना है, 2 इज रिलेटेड टू, यहाँ पे 2 है, इंप्लाइज दैट 1 रिलेटेड टू 2 होना चाहिए, 1 इज रिलेटेड टू 2 होना चाहिए, तो 1 2 इसमें है क्या, तो 1 2 इसमें है। ठीक है, तो इसमें हर एक को चेक कर सकते हो, ये जो रिलेशन बनेगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। और यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें देखो 1 2 है, देखो 1 1 1 2 के लिए फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट 1 2 बनेगा, फिर इसमें तो बिलोंग कर रहा है आर में। एक आध कोई ऐसा एग्जांपल मिल जाए जो कि बिलोंग ना करे, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 है और यहाँ पे 2 3 है, 1 2 है और 2 3 है, तो क्या इंप्लाई करता है कि 1 और 3 इसमें है कि नहीं है, ये भी है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 3 है 3 3 है, तो 1 3 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, 2 2 है 2 3 है, तो 2 3 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। हर एक को चेक करना है, अगर कोई भी एग्जांपल ऐसा मिल गया जिसमें नहीं मिल रहा है तब वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन ये जो रिलेशन हम लोग बनाए हैं ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जांपल हमें नहीं मिल रहा है जिसके लिए वो डिस्कार्ड करे। अब मैं एक और एग्जांपल आपको बना के दिखाना जो कि सिमेट्रिक नहीं होगा, जैसे यहाँ पे 1 2 2 3 3 3 1 3 और 3 1, इस प्रकार से ले लेते हैं। तो देखिए 1 2 इसमें है और 2 3 है, तो क्या 1 3 एग्जिस्ट कर रहा है क्या, एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे 3 1 है और 1 2 है, 3 1 है इसमें और 1 2 है। अब फर्स्ट ये दोनों कॉमन होने चाहिए, कॉमन है, और फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को लेकर चल रहे हैं, तो 3 और 2 इंप्लाई करेगा 3 2 का पेयर रहना चाहिए इसमें, लेकिन वो बिलोंग नहीं कर रहा है। देखो 3 2 कहीं पे है क्या, 3 2 कहीं पे भी नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, इसलिए ये जो रिलेशन है वो नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलिए इसको समझते हैं, एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारे हैं। अगर ये तीनों रिलेशन को कोई भी एक आर सेटिस्फाई करता है, हम उस आर को, उस रिलेशन को इक्विवेलेंट रिलेशन, तुल्यता संबंध कहते हैं। यहाँ पे देखो कुछ बताया भी गया है कि समुच्चय ए सबसे छोटा तुल्यता संबंध बराबर है। ठीक है, इक्वल वाला संबंध हमेशा बराबर होता है, क्योंकि इक्वल में कोई भी एलिमेंट खुद के इक्वल तो होता ही है। सम्मित अगर देखेंगे तो अगर x इक्वल है y के तो y इक्वल होगा ही x के। ठीक है, जैसे कि 5 ले लिए तो हमेशा 5 तो इक्वल होगा ही होगा, हर एक एलिमेंट का सेल्फ पेयर मिल जाएगा। x इक्वल टू y है तो ये इंप्लाई करेगा कि y इक्वल टू x होगा ही होगा। तीसरा चीज x इक्वल टू y है, y इक्वल टू z है, ये इंप्लाई करेगा x इक्वल टू z। ठीक है, ये सब सिंपल चीजें हैं, तो ये इक्वल हमेशा क्या बोला गया है, इक्वल को ये सबसे छोटा तुल्यता संबंध है। इसके बाद देखिए समुच्चय ए का सबसे बड़ा तुल्यता संबंध है ए क्रॉस ए, ए का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे एलिमेंट आ जाते हैं। यहाँ पे अगर तीन एलिमेंट है ए बी सी, तो ए बी ए सी, बी ए बी सी, बी ए बी 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 सी और सी एस सी बी सी सी, इसी का तो सबसेट होता है रिलेशन। इसीलिए ये जितने भी एलिमेंट है ये पूरा का पूरा एलिमेंट बताया जाता है कि ये सबसे बड़ा तुल्यता संबंध है। आप चेक भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों का सेल्फ पेयर मिलना चाहिए, तीनों का सेल्फ पेयर मिल गया। सिमेट्रिक के लिए ए बी है तो बी ए मिलना चाहिए, ए सी है तो सी ए मिलना चाहिए, बी सी है तो सी भी मिलना चाहिए। ठीक है, और ए है तो रिवर्स करने पर ए ही मिलेगा, तो हर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तीसरा प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव, ए बी है और बी ए है तो ए मिल जाता है, तो ट्रांजिटिव बी हो जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। यदि पूर्णांक आई पूर्णांकों का समुच्चय है तथा संबंध x रिलेटेड टू y जो है वो दिया हुआ है, x माइनस वाई एक सम पूर्णांक हो,
x माइनस वाई जो है समपूर्णांक मिलना चाहिए। x माइनस, तो सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध निरूपित करता है। हमें सिद्ध करना है कि r एक तुल्यता संबंध है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले स्वतुल्यता के लिए x रिलेटेड टू x, तो कंडीशन दिया है x रिलेटेड टू x का मतलब यह है कि x माइनस x एक समपूर्णांक होना चाहिए। तो x माइनस x लेते हैं तो 0 मिलेगा, जो कि एक समपूर्णांक होता है। अतः r स्वतुल्य है। बहुत सिंपल सा कंडीशन है। समितता, तो हमें x रिलेटेड टू y लेकर के चलना है और y रिलेटेड टू x लाना है। तो अगर x रिलेटेड टू y होगा तो मतलब x माइनस y एक समपूर्णांक होगा, और हम ये जानते हैं अगर -4 समपूर्णांक है तो +4 भी समपूर्णांक होगा। तो x माइनस y माइनस x अगर है तो उसमें x माइनस कॉमन निकाल दिया तो x माइनस y भी क्या होगा, एक समपूर्णांक होगा। ठीक है, या फिर x माइनस y एक समपूर्णांक है तो हमने y माइनस x लिया जिससे माइनस कॉमन निकाल दिया, ये भी एक समपूर्णांक होगा, ये बोला गया है। अतः सममित भी हो जाएगा। ठीक है। संक्रमकता, x रिलेटेड टू y है, y रिलेटेड टू z है, मतलब x माइनस y एक समपूर्णांक है, y माइनस z एक समपूर्णांक है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे समपूर्णांक हो गया 4, और एक सम को और जोड़ देंगे तो सम ही आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा, वो भी सम होगा। तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड भी समपूर्णांक होगा, और यहाँ पे प्लस माइनस वाई कट के सिर्फ x माइनस जेड बचेगा जो कि समपूर्णांक होगा। तो फिर से ये कंडीशन आ गया कि x माइनस वाई एक समपूर्णांक है, और यहाँ पे लिखा है x माइनस जेड समपूर्णांक है, मतलब x रिलेटेड टू z, क्योंकि हमने हमारे पास रिलेशन वैसे ही दिया हुआ है। तीसरा कंडीशन भी प्रूफ हो गया, हमने लेके चला कि x रिलेटेड टू y रिलेटेड टू z implies that x रिलेटेड टू z। अतः संबंध r i पर एक तुल्यता संबंध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया कि i शून्य रहित, 0 को छोड़ के एक पूर्णांक है। संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि x रिलेटेड टू y को दिया गया है x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x, जबकि x y बिलोंग करते हैं i में। तो पूछा गया इसमें कि क्या r एक तुल्यता संबंध शो करेगा कि नहीं करेगा, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले स्वतुल्यता, स्वतुल्यता के लिए अगर x रिलेटेड टू x लेना है क्योंकि एक एलिमेंट है, x रिलेटेड टू x मतलब ये इंप्लाई करेगा, क्या दिया हुआ है x टू द पावर y मतलब x टू द पावर x, क्योंकि हमें y की जगह भी x लेना है, और y टू द पावर x मतलब x टू द पावर x, ये तो इक्वल हो ही जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन तो ऐसे ही फुलफिल हो गया। ठीक है, x टू द पावर x अवश्य ही x टू द पावर x के बराबर है, अतः यह स्वतुल्य है। सममित के लिए क्या करते हैं, x रिलेटेड टू y लेकर के चलते हैं। जब x रिलेटेड टू y है मतलब x टू द पावर y और y टू द पावर x मिलेगा। बस इसको पसंद, इसको उल्टा कर दिए, इसको पहले लिख लिए y टू द पावर x को पहले लिख लिए और x टू द पावर y लिख देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा x y पहले आ गया तो y रिलेटेड टू x, हमने x रिलेटेड टू y लेकर के चला था, y रिलेटेड टू हमारे से आ गया, इसलिए r एक सममित संबंध है। ठीक है, ये प्रूफ करना होता है हमें। संक्रमकता, संक्रमकता के लिए क्या करेंगे, x रिलेटेड टू y है, y रिलेटेड टू z है, ये इंप्लाई करना चाहिए कि x रिलेटेड टू z होना चाहिए। तो हम इन दोनों को लेके चलते हैं कि यदि हमारे पास में x रिलेटेड टू y है और y रिलेटेड टू z है, इसका मतलब ये है कि x और y इक्वल टू y टू द पावर x तथा y टू द पावर, इसका कंडीशन y z का, तो y टू द पावर z इक्वल टू z टू द पावर y। अब यहाँ से क्या करते हैं, इस y का मान निकाल लेते हैं। y का मान कैसे निकालेंगे, x टू द पावर y इक्वल टू y टू द पावर x, और तथा y इज इक्वल टू z टू द पावर y अपॉन 0 जाएगा, दोनों में 1 अपॉन z को पावर ले लिए, तो y का मान निकल गया। इस y का मान हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। जब y का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो x टू द पावर y और यहाँ पे y टू द पावर y अपॉन z। अच्छा, यहाँ पे y की जगह पे आ जाएगा z टू द पावर y अपॉन z, z टू द पावर y अपॉन z, और होल पावर में क्या है x है, यहाँ पे x आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो x टू द पावर y इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा, x को अंदर ले लेते हैं तो z टू द पावर x डिवाइड बाई z होल टू द पावर y आ जाएगा, y को ऊपर ले लिए और x को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n होता है, और इसको जस्ट उल्टा लिख दिए n क्रॉस m करके, तो ये हमारे पास में a टू द पावर n टू द पावर m, इसको लिख सकते हैं, मतलब इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इंटरचेंज कर दिया हमने, तो x टू द पावर y, तो ये जो y है ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास में z टू द पावर x अपॉन z। अब होल टू द पावर यहाँ पे ले लेते हैं, होल पावर z कर लेते हैं, होल पावर जब z करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो x टू द पावर z इज इक्वल टू z टू द पावर, ये तो z और z कट गया, x आ गया। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, x टू द पावर z इक्वल टू z टू द पावर x, ये इंप्लाई करता है x रिलेटेड टू z, अतः यह
संक्रमक संबंध है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, अतः जो दिया गया रिलेशन है वो एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद।